हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि ग्रेविटी क्या होता है और ग्रेविटी में कैसे हर एक यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। हमने ये सब पिछले वीडियो में जाना था और अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करना और वो आपको वो वीडियो में लेके जाएगा। तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ग्रेविटी ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है कि ये ऐसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखते रहिए। तो 17वीं सेंचुरी में आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। उन्होंने इस विषय में बहुत स्टडी किया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, जैसे हमने सुना है कि एक एप्पल नीचे गिरता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो नीचे ही गिरता है और कहीं क्यों नहीं जाता है। तो उन्होंने ये चीज़ को स्टडी किया और उन्होंने ये अनुमान लगाया, ये उन्होंने एंटिसिपेट किया कि यही फोर्स है जो एप्पल को नीचे गिराती है, वही फोर्स होगी जो अर्थ के ऑर्बिट में मून को भी रखती है और इन टर्न वही फोर्स होगी जो प्लैनेट्स को भी एक स्टार के ऑर्बिट में घुमाए रखती है। तो उन्होंने काफ़ी कैलकुलेशंस किए इस विषय में और उन्होंने एक फॉर्मूला भी बनाया ग्रेविटी के ऊपर, जो कि बहुत अटमोस्ट एक्यूरेसी से कोई भी प्रेडिक्शन कर सकता था कि ग्रेविटी का फोर्स क्या रहेगा। लेकिन उन्हें ये कभी नहीं पता चल सका कि ग्रेविटी एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो उनको ये मालूम था कि ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा और उनके फॉर्मूले बहुत एक्यूरेसी से सब चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ग्रेविटी क्रिएट कैसे होता है, मतलब क्या रीज़न है, ग्रेविटी फोर्स क्यों क्रिएट होता है। इसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था। फिर उसके लगभग 3 सेंचुरीज बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। अभी आइंस्टाइन पेशे से स्विस बैंक में एक क्लर्क थे, लेकिन वो साइड बाय साइड अपना रिसर्च भी कर रहे थे इन फिजिक्स। तो वो समय वो रिसर्च कर रहे थे लाइट के ऊपर और उन्होंने ये जाना था कि लाइट यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट एनर्जी है, मतलब लाइट की स्पीड को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। उन्होंने ये अपने रिसर्च से फाइंड किया था। तो ये रिसर्च ने उनका सामना डायरेक्टली करा दिया न्यूटन के ग्रेविटी से, क्योंकि न्यूटन का ग्रेविटी ये बताता था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर सन एक ही दिन में या एक ही सेकंड में गायब हो गया तो अर्थ इंस्टेंटली और सारे प्लैनेट्स इंस्टेंटली ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे अपने। तो मतलब इसका मतलब ये था कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट इमीडिएटली पड़ता है। तो ये न्यूटन की फिलॉसफी थी, हाइपोथेसिस था, उनका एंटिसिपेशन था कि ग्रेविटी इंस्टेंटली काम करता है। तो ये बात आइंस्टाइन को बेसिकली जमी नहीं और उन्होंने अपना पूरा समय रिसर्च में डिवोट कर दिया। तो वो जॉब कर रहे थे, उन्होंने वो जॉब छोड़ा और 10 साल बाद उन्होंने अपनी थियरी रखी, अपनी हाइपोथेसिस उन्होंने प्रेजेंट किया और ये था थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो बेसिकली इस थियरी में उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स का जो स्पीड है वो बिल्कुल लाइट जितना ही है और ना कि वो लाइट को एक्सीड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, पिछले वाले एग्जाम्पल हम वापस से ले सकते हैं। तो अगर सन एक सेकेंड में गायब हो गया तो उसको लगभग 8 मिनट्स लगेगा अर्थ को अपने ऑर्बिट से निकलने के लिए। इंस्टेंटली नहीं होगा, क्योंकि सन निकल गया तो सन की ग्रेविटी का जो पुल है जो अर्थ को ऑर्बिट में रख रहा है वो भी निकल जाएगा, लेकिन 8 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि लाइट भी सन से हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 मिनट्स 45 सेकेंड्स लगता है। तो उसी स्पीड से ग्रेविटी वेव्स भी आएंगे और ग्रेविटी वेव्स को हटने के लिए, कंप्लीटली सन का इन्फ्लुएंस को हटने के लिए हमको लगभग 8 मिनट्स लगेगा। तो ये आइंस्टाइन के हिसाब से उन्होंने प्रूव किया था कि ग्रेविटी और लाइट की स्पीड एक जैसी है। और इसके अलावा उन्होंने स्पेस और टाइम को यूनिफाई किया और उसके बाद से ये वर्ड कॉइन होने लग गया जिसके हम कहते हैं स्पेस टाइम। और उन्होंने ये बताया कि स्पेस के 3 डायमेंशंस और टाइम के 1 डायमेंशंस मिलके बन जाता है 4 डायमेंशंस ऑफ स्पेस टाइम, एंड स्पेस और टाइम कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो ये उस समय की सबसे बड़ी खोजों में से था, क्योंकि उस समय लोगों को इतना मालूम नहीं था कि स्पेस और टाइम दोनों सेम हो सकते हैं, मतलब एक ही फैब्रिक का हिस्सा है। जो आइंस्टाइन का जो ग्रेविटी मॉडल था वो ये बताता था कि ग्रेविटी एक्चुअली में कोई एक अनयूजुअल फोर्स नहीं है, बल्कि एक तरीके का कर्वेचर है, एक तरीके का ज्योमेट्रिकल कर्वेचर है जो क्रिएट होता है स्पेस टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के मास से। उससे पहले मैं आप लोगों को स्पेस टाइम के बारे में भी बताना चाहूँगा कि स्पेस टाइम एक्चुअली में होता क्या है। तो स्पेस टाइम एक तरीके का फैब्रिक है जो 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशंस ऑफ टाइम से बनता है। और स्पेस टाइम बेसिकली पूरा स्पेस है, जो भी आप देख रहे हो वो पूरा स्पेस एक्चुअली स्पेस टाइम है, क्योंकि उसमें टाइम का 1 डायमेंशन इंक्लूड हो गया है। तो आइंस्टाइन के हिसाब से ये स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह, एक 3 डायमेंशनल फैब्रिक की तरह है
और जैसे एक फैब्रिक में कैसे होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट डालोगे तो एक उसके मास से वो फैब्रिक वॉर्प हो जाएगा नीचे, तो वो वॉर्प की वजह से ग्रेविटी क्रिएट होता है क्योंकि एक कर्व हो जाएगा, एक ज्योमेट्रिकल कर्वेचर हो जाता है स्पेस टाइम में, और वो वॉर्प की वजह से ऑब्जेक्ट्स जो वो वॉर्प क्रिएट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की तरफ बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है जिसका मास उनसे कम है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ग्रेविटी इस तरीके का एक कर्वेचर है, ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया। अभी हम यही एनालॉजी को यूज करेंगे इन द केस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। सो सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास सबसे ज़्यादा है, तो सन ने अपने मास से स्पेस टाइम को वॉर्प करके रखा है और एक कर्व्ड शेप क्रिएट किया है स्पेस टाइम में, और इसी कर्व में जो लाइट ऑब्जेक्ट्स है जिनका मास लाइट है, जो कि आप अर्थ हो गए और सारे प्लैनेट्स हो गए, वो सारे उसी कर्व में उसी ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम काम करता है, और हर जगह पे जहाँ पे भी कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी जिसका भी मास ज़्यादा होगा वॉर्प क्रिएट करेगा, और उसी वॉर्प में अगर कोई प्लैनेट्स है जिनमें एक फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है तो वो प्लैनेट्स उसके आसपास रिवॉल्व होते रहेंगे। तो ये एक तरीके से ग्रेविटी का मॉडल था, और बहुत सारे कैलकुलेशंस किए और बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए, और ये भी मॉडल जो आइंस्टाइन का था ये हमेशा कंसिस्टेंट रहा। तो इसके वजह से ये एक थियरी बन गई, पहले सिर्फ हाइपोथेसिस था, बट लोगों ने जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये कंसिस्टेंट रहा, और इसके वजह से इसको थियरी का टाइटल मिल गया। तो इसी एनालॉजी से अब हम ये भी जान सकते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो ब्लैक होल्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक टाइनी से स्पेस में बहुत सारे मास को स्क्वीज कर दिया हो, तो इतना मास आ गया एक टाइनी सी स्पेस में कि उसका ग्रेविटी वो जगह का इतना बढ़ गया कि वो बेसिकली स्पेस टाइम में एक होल की तरह हो गया। तो ये ब्लैक होल्स यूजुअली फॉर्म होते हैं जब भी कोई स्टार मरता है, और स्टार जब भी मरता है तो वो ऐसे कोई भी स्टार नहीं होता है, वो कोई बड़ा सा स्टार जैसे कि जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं या हाइपरनोवा, कि कोई बड़ा सा स्टार जब भी मरता है तो एक सुपरनोवा तक फिनोमिनन होता है जो इमेंस अमाउंट्स ऑफ हीट निकालता है, और इसके कारण वो जो जगह है जहाँ पे वो स्टार बेसिकली डाई हुआ तो वो जगह एक ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि बहुत सारा मास वो स्टार में से एक छोटे से सरफेस एरिया में स्क्वीज हो जाता है, और वो एक तरीके का स्पेस टाइम में एक तरीके का होल क्रिएट कर देता है। तो ये एक तरीके से ब्लैक होल का एक्सप्लेनेशन है, और ये स्पेस टाइम के बारे में जान के आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।